1993 1993 दूसरा है घोष समिति 1993 बैंकों में भ्रष्टाचार एवं जालसाजी को रोकने के लिए, बैंकों में भ्रष्टाचार एवं जालसाजी को रोकने के लिए, जालसाजी को रोकने के लिए। नायक समिति, नायक, थर्ड नंबर का है नायक समिति, नायक समिति 1993 लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए। गुप्ता समिति, नेक्स्ट है गुप्ता, गुप्ता समिति 1997 में, गुप्ता समिति, गुप्ता, गुप्त साहब, ये समिति 1997 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट है तारापुर समिति, तारापुर समिति, तारापुर तारापुर समिति 1998 रुपए की पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता के संदर्भ में, रुपए की पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता के संदर्भ में, पूर्ण परिवर्तनीयता के संदर्भ में। नेक्स्ट है खान समिति, खान, खान समिति 1998 में, खान समिति 1998 में यूनिवर्सल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग के कोरम पूर्ति हेतु, यूनिवर्सल बैंकों के कोरम पूर्ति हेतु, पूर्ति हेतु। नेक्स्ट है उर्जित पटेल कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी 2014 में मौद्रिक ढांचे का विश्लेषण करने के लिए, मौद्रिक ढांचे का विश्लेषण करने के लिए लक्षित मुद्रास्फीति को अपनाने की बात कही। इसी में लिख लीजिएगा कोष्टक में, लक्षित मुद्रास्फीति को अपनाने की बात कही, लक्षित मुद्रास्फीति को अपनाने की बात कही। नेक्स्ट
मौद्रिक नीति समिति 2016 में गठित की गई थी। मौद्रिक नीति समिति दो 2016 में गठित की गई थी। 6 सदस्यीय कमिटी होती है ये, जिसमें 3 आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और 3 यहां पर सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और अध्यक्ष इसका होता है आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है यहां पर क्या, कार्य है इसका मौद्रिक नीति का विश्लेषण करना, और सरकार को सुझाव देना। एक्चुअली में क्या है कि ये समिति उत्तरदायित्व के लिए आई थी जब ऊर्जित समिति ने ये कह दिया क्या कि लक्षित मुद्रास्फीति अपनाओ। तो लक्षित मुद्रास्फीति अपनाने की बात थी, इसका मतलब कितने %? 4% की बात कही थी उर्जित पटेल कमेटी ने। तो हुआ ये कि भाई इसका दायित्व कौन ले, क्योंकि आरबीआई तो मॉनेटरी पॉलिसी बना देता है, और जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बना देता है तो उस कंडीशंस में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि बनाने के बाद में उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, उसका दायित्व कौन लेगा। भाई हमने एक पॉलिसी बनाई जिसमें मनी के फ्लो को क्या किया, हमने कंट्रोल करने की बात की, लेकिन वास्तव में क्या है कि उसका क्या इफेक्ट पड़ा, इसका दायित्व कौन लेगा, इस पर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। आरबीआई का गवर्नर बोला कि हमारा दायित्व अकेला नहीं होगा, इसके लिए अगर आपको काम करना है तो गवर्नमेंट के भी कुछ लोग हों और हम लोग भी यहाँ पर बैठे, और ये सामूहिक दायित्व पर केंद्र होकर काम किया जाए, तभी मॉनेटरी पॉलिसी का दायित्व हम ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ कि एक समिति बनाई गई जिसका नाम था मौद्रिक नीति समिति। काम कर रही है उसी तरह से, लगातार काम कर रही है, जिसके अध्यक्ष कौन कर दिए गए, ठीक है। और मौद्रिक नीति के संदर्भ में जो भी यहां पर चीजें लागू होंगी उस पर सुझाव कौन देगा, अर्थात आपका बैंक रेट बढ़े घटे, ये सारे सुझाव कौन देगा, मौद्रिक नीति समिति देगा। 3 सरकार के द्वारा, 3 उसमें निर्णय आएगा बहुमत के आधार पर, और बहुमत के आधार पर निर्णय आएगा जिसके बेस पर यह लागू किया जाएगा। और लागू होने के बाद अगर उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देता है तो उत्तरदायित्व की भावना कहां आएगी, इस मौद्रिक नीति समिति के ऊपर आएगी, जिससे ये समय समय पर मूल्यांकन करती रहेगी और समय समय पर चेंजेस लाएगी, जो चेंजेस वास्तव में अर्थव्यवस्था में सुधार करेंगे, किसका, मनी के सप्लाई पर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि मौद्रिक नीति समिति यहां पर बनाने की बात आई थी। आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है, ठीक है।
आज नया चैप्टर लेकर चलते हैं क्या? योजनाएं। ठीक है, सब मोह माया है। हाँ, हम तो कहते ही हैं सब मोह माया है। ठीक है, मोह में माया है हमारे, हमने कब मना किया है? ठीक है, प्लानिंग। योजनाओं का विकास कैसे हो रहा है? नाइनटीन 1934 में एम विश्वेश्वरैया a planned economy for India नामक पुस्तक में न्यूटन की बात कही थी। किसकी बात कही थी? न्यूटन की बात कही थी इसके माध्यम से। और इसमें 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय को दुगना करने की बात रखी गई थी। करना होगा। उसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था इस समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। जिसे राष्ट्रीय नियोजन समिति कहा गया। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने ही बनाई थी एक कमेटी जिसका नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति। अध्यक्ष कौन था इसका? जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था क्या? राष्ट्रीय नियोजन समिति। उन्नीस 1944 ईस्वी में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत किया था। बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत किया था 1944 के बंबई के 8 उद्योगपतियों ने।
इसे टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। भी कहते हैं, जिसमें औद्योगिक ढांचे के विकास की बात कही गई थी। उन्नीस सौ 44-45 में श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत किया गया। गांधीयन प्लान को प्रस्तुत किया गया। क्या हो गया? अच्छा, जिसमें कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग के विकास की बात कही गई। एवं ग्रामीण संरचना के विकास की बात कही गई। नेक्स्ट है 1945 ईस्वी में एम.एन. रॉय के द्वारा पीपल्स प्लान को प्रस्तुत किया गया। किस प्लान को? पीपल्स प्लान को प्रस्तुत किया गया। 1950 में सर्वोदय प्लान को प्रस्तुत किया गया। जयप्रकाश नारायण, किसका था सर्वोदय प्लान? मार्च 1950 को योजना आयोग और 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ठीक है।
देखिए, ये पीसीएस की तरफ भी कदम जा रहे हैं, ये ना सोचिएगा कि आरओ तक है। सॉल्व कर रहे होगे आप लोग, पीसीएस के भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे बहुत से, है? तो आरओ नहीं, पीसीएस भी जा रहा है ये, केवल आरओ मत सोचिएगा। और इसलिए थोड़ा सा देखिए, हो सकता है आरओ बनाओ पीसीएस प्री में हो जाए। ठीक है, मैं एक तरह से अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, और पीसीएस में हो सकता है हो जाए, तो उस समय आपको मीन्स जब लिखना होगा तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी लिखने की। लिखने की स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आपका कलम अगर नहीं रुका तो पक्का वहां सिलेक्शन है। तो ये ना सोचिएगा कि ठीक है। अब देखो, यहां पर होता क्या है कि भारत में नियोजन की आवश्यकता महसूस क्यों हुई? क्या जरूरत पड़ गई कि भारत में नियोजन की आवश्यकता महसूस? तो हमें पता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय को बताने वाले पहले व्यक्ति थे दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने कहा था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। अब बहुत से लोग इनकी बात को फॉलो अप करना शुरू किए। फॉलो अप करना जब शुरू किए तो आरसी दत्त का नाम सुने होंगे, रमेश चंद्र दत्त। तो आरसी दत्त भी एक इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने इंडिया टुडे में उस समय एक लेख लिखा था क्या कि भारत में अगर वास्तव में कुछ आगे करना है तो हमको बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा लोगों का। जब तक बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम विकास को लागू नहीं कर पाएंगे। जिसका नतीजा ये हुआ क्या कि भारत में इस पर चर्चा शुरू हुई कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए। वर्ल्ड के लेवल पर रशियन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे योजना बनाकर। विश्व के लेवल पर रशियन जो थे वो बहुत अच्छे एक तरह से योजना बनाकर काम कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि भारत में भी योजना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, और जब शुरू हुआ तो भारत में एक पहले इंजीनियर एम ए विश्वेश्वरैया, भारत के पहले इंजीनियर है। इंजीनियर दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब होता है? तो ये पहले इंजीनियर थे एम ए विश्वेश्वरैया। इनके द्वारा एक लेख लिखा गया, ए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और इन्होंने कहा क्या कि अगर सच में भारत में विकास चाहिए तो हमें प्लानिंग पर काम करना पड़ेगा और रशियन मॉडल को अपनाना पड़ेगा। रूस के मॉडल को अगर हम अपनाते हैं तो हमारा विकास बड़ी तेजी से बढ़ेगा और सोशल स्ट्रक्चर डेवलप कर। जब इन्होंने एक तरह से ये बात कही तो इन्होंने कहा कि अगर हमने 10 साल में अपनी नेशनल इनकम को डबल नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिक्की की बैठक हुई थी 1934 में ही, उसमें ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया और न्यूज़पेपरों में ये हाईलाइटेड होकर निकल कर आया इनका नाम फिक्की की बैठक के बाद। नतीजा कांग्रेसियों का भी दिमाग गया। अब कांग्रेसियों का दिमाग गया तो ऐसी कंडीशंस में गांधी जी की भूमिका कांग्रेस से थोड़ी सी कम हो रही थी, और कांग्रेस से गांधी जी की भूमिका कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि गांधी जी समाजवाद के समर्थक नहीं थे। गांधी जी समाजवाद के समर्थक नहीं थे। वो तो कहते थे कि वास्तव में क्या है कि संसाधनों का बंटवारे में अगर समानता आ गई तो फिर प्रॉब्लम ही आ जाएगी कि काम कौन करेगा। और यहां पर जो युवा पीढ़ी थी वो युवा पीढ़ी समाजवाद का समर्थन थी। जैसे जवाहर थे, जयप्रकाश नारायण थे, कहीं ना कहीं अंबेडकर का भी झुकाव उसी तरह से था। उन्होंने रशियन मॉडल को बहुत अच्छी तरीके से जाना और समझा, क्योंकि यह समाजवादी देश था। तो रशियन मॉडल को जब समझा और जाना तो उन्होंने चर्चा की कांग्रेस के अधिवेशन में 1938 में। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे तो इनको अपनी कहा गया कि तुम एक समिति के अध्यक्ष बन जाओ और बताओ किस तरह का मॉडल अपनाना चाहिए, रशियन मॉडल की कौन कौन सी चीजें अपनाएं और भारत के विकास को कैसे लागू करें। उसका नाम रखा इन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति। अब राष्ट्रीय नियोजन समिति को अपनी रिपोर्ट देनी थी। इन कांग्रेस के पटल में 1939 में रिपोर्ट भी आ गई।
और 1939 में रिपोर्ट आ गई, लेकिन कांग्रेस में एक हलचल हो गई उसी समय। एक तो सुभाष चंद्र बोस जी चले गए, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी बात थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 में। तो ये रिपोर्ट जो सबमिट थी वो ओपन ही नहीं हुई, मतलब पढ़ी नहीं गई कांग्रेस के अधिवेशन में। हाँ, जवाहर ने इसकी चर्चा जरूर की उस समय 1939 में। नतीजा ये हुआ कि आए गया वाला कॉन्सेप्ट ये हो गया राष्ट्रीय नियोजन समिति का। 1944 में बंबई में फिर फिक्की की बैठक हुई, और फिर फिक्की की बैठक हुई तो 8 उद्योगपति आए थे, टाटा और बिरला जैसे लोग भी थे उसमें। तो इन्होंने कहा कि अगर देश का विकास करना है तो औद्योगिक संरचना का विकास करना होगा, उद्योग का विकास करना होगा, क्योंकि बंबई में मीटिंग हो रही थी इसलिए बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया इसको। और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका सरकार को बढ़ानी पड़ेगी। किसकी भूमिका बढ़ानी पड़ेगी? सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ानी पड़ेगी। इस पर केंद्रित होकर योजना बनाए गवर्नमेंट, तब फिर कुछ विकास हो सकता है। उन्होंने कहा 65 रुपया जो एक तरह से प्रति व्यक्ति आय चल रही है, जस्ट डबल करके इसको दुगना करो। इस तरह की जो प्लान की रणनीति थी इनकी, वो वास्तव में इनके द्वारा दी गई। अब जब दी गई तो गांधी जी के साथ उठते बैठते थे कौन? श्रीमन नारायण अग्रवाल चलते थे। श्रीमन नारायण अग्रवाल, इनके द्वारा एक गांधी जी के नाम से प्लान प्रस्तुत कर दिया, गांधीयन योजना, अर्थात भारी उद्योग नहीं बल्कि कुटीर उद्योग और ग्रामीण विकास। और ग्रामीण विकास अवसंरचना पर केंद्रित होकर काम नहीं करोगे तब तक विकास नहीं होगा। अब श्रीमन नारायण अग्रवाल का यह प्लान था गांधीयन प्लान। नाम किसका था? गांधी जी फंस गए कि क्या तुम भारी उद्योगों के विरोधी हो? गांधी जी फंस गए। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुटीर उद्योग की बात थी, लघु उद्योग की बात थी, भारी उद्योगों को नकार रहा था यह प्लान। गांधी जी ने कहा मेरा कोई संपर्क नहीं है इससे, अर्थात गांधी जी वादी योजना से गांधी जी का कोई संपर्क। उन्होंने साफ कहा कि ये श्रीमन नारायण अग्रवाल की ही सोच है, मेरी कोई नहीं है। मैं इंडस्ट्री का समर्थक हूं, क्योंकि गांधी जी बहुत चालाक थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे गांधी जी। गांधी जी अर्थशास्त्री इस रूप में थे कि गांधी जी जानते थे कि हमको फाइनेंस दे रहा है आंदोलन में कौन? उद्योगपति। और अगर हम उद्योगपति के विरोध में बोले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए गांधी ने अपने कहीं पर भी आंदोलन में उद्योगपति का विरोध नहीं किया। अगर अहमदाबाद में उनका पहला आंदोलन भी था तो वो केवल और केवल बिचौलिए की भूमिका में था कि मान जाओ दोनों लोग। आंदोलन नहीं था एक तरह से, वो किसानों के जो मजदूर थे उनको भी मनाने में लगे हुए थे जो उनकी शर्तें थी, और विरोध में कोई गांधी जी का आंदोलन नहीं आया पूरे एक तरह से आंदोलनकारी गतिविधियों में। तो गांधी जी इसको समझते थे। गांधी जी ने कहा कि देखो भैया, हमारा कॉन्सेप्ट अलग चल रहा है, हम ट्रस्टीशिप पर बिलीव करते हैं। बाकायदा उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहा जाता है कि एक्सप्लेन किया लोगों के सामने, जबकि वो सिद्धांत पहले आ गया था उनका। उन्होंने कहा क्या कि ट्रस्ट जैसे काम करता है। ट्रस्ट क्या? बिना लाभ के, और बिना लाभ के काम करता है तो ट्रस्ट की तरह काम करें उद्योगपति, और सारा लाभ मजदूरों को दें। और मजदूर किसके लिए काम करें? उद्योगपतियों के लिए काम करें। एक दूसरे से मिलकर काम करें तो फिर ये संरचना बहुत अच्छी सफल हो सकती है। तो गांधी जी का प्लान नहीं था ये गांधीयन प्लान, याद रखेंगे, ठीक है। नतीजा ये हुआ कि जब भाई गांधी जी ने कर दिया तो इसी को एम.एन. रॉय भी कहा जाता है समाजवाद के समर्थक थे। इन्होंने भी समर्थन किया किसका? कल्याणकारी की, और कहा कि पीपल्स प्लान, जब तक लोगों का विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट बन गई थी। जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है कि उसमें प्रमुख भूमिका में थे। उनसे पूछा गया क्या हुआ वो राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो 1938 में बनी थी, तो बोले वो रिपोर्ट तो हमने सबमिट कर दी थी लेकिन वो चर्चा नहीं हुई है। और उस रिपोर्ट में ये मैंने कहा था कि नियोजन की आवश्यकता है भारत में, और नियोजन की आवश्यकता है, इसीलिए मैं नियोजन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर एक कमेटी बना रहा हूं जिसका नाम है केसी नियोगी कमेटी। कौन सी? केसी नियोगी कमेटी यहां। और केसी नियोगी कमेटी के रिकमेंडेशन से ही भारत में डेवलप किया गया क्या? योजना आयोग का डेवलपमेंट हुआ था। किस कमेटी के सिफारिश पर?
केसी नियोगी कमेटी के सिफारिश पर यहाँ पर योजना आयोग का डेवलपमेंट हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने ये एक तरह से कमेटी बना दी। जब यहाँ पर चर्चा चल रही थी तो उसी समय समाजवाद के समर्थक कौन थे? जयप्रकाश ने कहा कि भैया देखो, अगर देश का विकास करना है तो सबका विकास करना पड़ेगा, सबका उदय करना पड़ेगा। ग्रामीण संरचना का विकास करना होगा, कुटीर उद्योगों का विकास करना होगा, लघु उद्योगों का विकास करना होगा। हम केवल एक तरह से एक क्षेत्र के विकास पर काम नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से सर्वोदय प्लान को दिया किसने? अब योजना आयोग का जो स्ट्रक्चर था उसमें एक प्रॉब्लम थी। योजना आयोग में मुख्यमंत्रियों को शामिल नहीं किया गया था और ये सारे मुख्यमंत्री चिल्लाना शुरू कर दिए थे क्या कि आप योजना बना रहा है केंद्र, लेकिन मुझे शामिल ही नहीं कर रहा है, मुझे शामिल ही नहीं कर रहा है। मैं भी बना लेता हूं प्लान और केंद्र भी बना देता है प्लान, तो डबल खर्चा हो जाता है। हमको बताने के लिए आप मुझे भी तो शामिल करो कि केंद्र कौन सी योजना बना रहे। संघीय व्यवस्था है तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत काम करिए। चिल्लाना शुरू किया। खासतौर से दक्षिण भारत के जो मुख्यमंत्री थे वो बहुत चिल्ला रहे थे। नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्रियों को वरीयता दे दी जाए, उनको भी शामिल कर लिया जाए। एक अलग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद, और कहा गया कि देखो योजना आयोग योजना बनाएगी, फाइनल तुम ही लोग करोगे। रबड़ स्टैंप कौन होगे? योजनाओं का रबड़ स्टैंप राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई और योजनाओं का एक तरह से रबड़ स्टैंप राष्ट्रीय विकास परिषद, अर्थात अंतिम मंजूरी उस समय कौन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद देने लगी, जिसमें मुख्यमंत्री को जगह दी गई थी। तो इस तरह से क्या हुआ? सर्वोदय प्लान आया, योजना आयोग आया और योजना की एक भूमिका तैयार होना शुरू हुई। नरेंद्र मोदी जी भी आए, बरेली की एक सभा में संबोधित कर रहे थे, गुजरात की। और जब बरेली में तो किसानों की दुगनी आए, गुजरात की एक सभा में संबोधित कर रहे थे। बोले भाइयों और बहनों, कपड़े गंदे हो जाएं तो क्या करना चाहिए? तो लोगों ने कहा बदल देना चाहिए। बोले योजना आयोग की भी वही स्थिति है। पहले की सरकारें कहती थी कि हम 15 पैसा, 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा खर्च होता है। हम 1 रुपया भेजेंगे, 100 पैसा खर्च होगा, बशर्ते इनकी शकल सूरत बदलनी पड़ेगी। और शकल सूरत बदलने के लिए ही यहां एक आयोग आया जिसका नाम था नीति आयोग। योजना आयोग का परिवर्तित रूप था, कुछ नहीं बदला है, केवल बोर्ड बदला है। नहीं, बहुत कुछ बदला है। ठीक है, तो योजना आयोग तो हम लोगों को देखना नहीं, नीति आयोग के स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पूर्णकालिक संरचना। शासकीय परिषद, और तदर्थ क्षेत्रीय परिषद।
गैर संवैधानिक बॉडी है, निकाय है, नॉन स्टेटरी बॉडी है, गैर वैधानिक निकाय। गैर वैधानिक निकाय। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट का दर्जा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, कौन है? सुब्रमण्यम साहब हैं, शॉर्ट में लिख दूं? हाँ हाँ हाँ, ये आप अपना चेंज करते रहिएगा। सचिव स्तर का दर्जा दिया जाता है। पूर्णकालिक सदस्य भी आते हैं और पदेन सदस्य भी आते हैं। जैसे वित्त मंत्री जी बनाए दिए जाते हैं, रक्षा मंत्री जी बना दिए जाते हैं, ठीक है। गवर्निंग बॉडी, पदेन अध्यक्ष वही होगा, उपाध्यक्ष वही, सेम। सेम सदस्य में राज्यों एवं राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक,
केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या गवर्नर, ठीक है। एनडीसी के स्थान पर यही संस्था गठन किया गया है। राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए तदर्थ परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है। जैसे दूसरे में किया गया था वित्त को बंटवारे के लिए, राज्यों में योजना को लागू करने के लिए ठीक है, योजनाओं को दो भागों में बांटा था। केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना। और केंद्र प्रायोजित योजना। कौन सी योजना? केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना। थोड़ा साइड हो जाए। केंद्रीय क्षेत्र की योजना 100% केंद्र सरकार की योजना है और इसमें 50-50 भी हो सकता है, 60-50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 75-25 भी हो सकता है। ठीक है, कई तरह से इसमें फिर चीजें लागू होंगी। चौथी बैठक हुई थी जब इसकी, यहां लिख दूं, चौथी बैठक में 2024-25 तक, ठीक है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत में को बनाना, इस पर $25 लगाइएगा, 2000 उस तरह से अगर देखने को मिले। देखो, नीति आयोग का एक स्ट्रक्चर बना, कब स्थापना हुई थी?
1 जनवरी देखो, स्ट्रक्चर जो पहले अलग अलग था उसको एक किया गया, किसमें? नीति आयोग में। ठीक है, एक कैसे किया गया? उस स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर और समाहित कर दिए गए। है तो एक ही स्ट्रक्चर, लेकिन 2 स्ट्रक्चर और समाहित किए गए। ठीक है, जैसे पूर्णकालिक स्ट्रक्चर तो कार्यविधि को संचालित करने के लिए, ठीक है, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन राज्य की सहमति प्राप्त करने के लिए नीति आयोग में बनाया गया गवर्निंग बॉडी। और ये गवर्निंग बॉडी क्या करेगी? ये वास्तव में नीति आयोग के अंदर रहकर योजनाओं को मंजूरी देने का काम करेगी, क्योंकि इसमें दे दिया गया किसको जगह? मुख्यमंत्रियों को। ठीक है, इनसे चर्चा की जाएगी, चर्चा करने के बाद कोई मुद्दा आता है तो मुद्दा आने के बाद मंजूरी देने का काम कर देगी। वही स्ट्रक्चर है, बस सदस्य के रूप में किसको शामिल कर लिया गया? ठीक है, राज्यों के माध्यम से अगर कोई विवाद आता है तो ये एक कमेटी बना देंगे, राज्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, जैसे मामा चुने गए थे इसमें, मामा समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशंस में उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। कमेटी ये बनी थी कि भाई जो योजनाएं संचालित करोगे आप, उसकी फंडिंग कैसे बंटवारा होगी, उसकी फंडिंग कैसे बंटवारा होगी, ये एक तरह से बात निकल कर आई। तो चौहान साहब ने क्या किया था कि यहां पर जो है वो कहा कि 2 भागों में योजनाएं बांटो। ठीक है, और 2 भागों में योजनाएं बांटो। उन्होंने कहा केंद्रीय क्षेत्र की योजना अगर होगी तो 100% फंडिंग किसकी होगी? केंद्र सरकार की है। ठीक है, अर्थात जैसे आयुष्मान योजना है तो 100% किसकी हो गई? केंद्र सरकार की योजना हो गई, जो केंद्रीय एक तरह से क्षेत्र की योजना के रूप में जाना जाएगा। कुछ योजनाएं जो होंगी केंद्र प्रायोजित योजनाएं होंगी। अब केंद्र प्रायोजित योजना में भी इन्होंने कहा क्या कि एक तो कोर ऑफ कोर योजना होगी, कोर ऑफ कोर योजना की जाएगी। कोर ऑफ कोर में क्या होगा कि 75% या 25% या 90% और 10%, जैसे होगा। केंद्र का कितना? जैसे मनरेगा का 75% कौन देता है? केंद्र, और 25% कौन? ठीक है, उसके बाद यहां पर जैसे नमामि गंगे परियोजनाएं हैं, ये सारी परियोजना क्या है? इसी तरह से एक योजना होगी जो कि कोर योजना होगी। कोर योजना में 60-40 चलेगा। ठीक है, 60-40 चलेगा। इस तरह से इन्होंने क्या किया कि योजनाओं को बांट दिया, और योजनाओं को बांटकर एक तरह से योजनाओं को लागू करने की सिफारिश की, जिसको राज्य सरकारों ने भी मान लिया। क्लियर है? यहां उसी तरह से एक और मीटिंग हुई थी, चौथी, जैसे अभी 6वीं हो चुकी है, तो चौथी हुई थी तो उसमें क्या कर दिया गया था? 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाना है हमारा लक्ष्य। उस तरह से लक्ष्य रखकर बात की गई थी कि हमें ये चीजें पर काम करना है। अब प्रश्न यहां ये नहीं है, प्रश्न यहां ये है कि भैया देखो, ये तो सबको पता ही है, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है यहां, ठीक है, सीईओ कौन है, ये तो आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रूप में है। परीक्षा से पहले चेक करके जाना बस कि भैया यही है कि नहीं, चेंज तो नहीं कर दिए, सरकार के ऊपर जो है वो डिपेंड है। लेकिन यहां एक तरह से आपको एक चीज आपको याद रखना है कि भाई योजना आयोग से अलग कैसे हुआ। ये क्वेश्चन तो ये है कि ये योजना आयोग से नहीं लिख पाए क्या, अलग कैसे हुए? कुछ ना कुछ तो होगा जिसके बेस पर ये योजना आयोग से अलग है। तो वास्तव में अगर इनकी कार्यविधि देखी जाए, ठीक है, तो योजना आयोग वास्तव में और नीति आयोग में जो अंतर आया वो आया इसकी कार्यविधि में। ठीक है, पहला अंतर आया कि ये विकेंद्रीकरण पर आधारित काम करता है। किस पर काम करता है? ठीक है, जबकि योजना आयोग किस पर? केंद्रीकरण पर एक तरह से काम कर रहा था। किस पर काम कर रहा था? केंद्रीकरण पर कार्य कर रहा था। ठीक है,
दूसरा, ठीक है, प्रतिस्पर्धी संघवाद पर काम करता है ये। किस पर काम करता है? प्रतिस्पर्धी संघवाद, ठीक है, अर्थात जो को रैंकिंग प्रदान करके, ठीक है, राज्यों को क्या प्रदान करके? रैंकिंग प्रदान करके उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहन करना, प्रतिस्पर्धा के लिए क्या करना? प्रोत्साहन करना। प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहन करना, उसलिए एक तरह से प्रतिस्पर्धी संघवाद के नाम से इसको जाना जाता है। ये इस पर काम नहीं करता था। योजना आयोग जो था ये इस पर काम नहीं करता था, ठीक है, ये इस पर काम नहीं करता था, जबकि ये किस पर काम कर रहा है? प्रतिस्पर्धी संघवाद पर एक तरह से काम कर रहा है यहां, ठीक है। तीसरी कंडीशन, सीईओ का नया पद, इसमें सीईओ का पद क्या था? नहीं था। चौथा कंडीशन, वित्त प्रदान करने का अधिकार नहीं, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। योजनाओं को वित्त योजना आयोग ही देता था। योजना आयोग ही देता था। योजनाओं को वित्त कौन देता था? योजना आयोग ही देता था। पांचवा नंबर, मुख्यमंत्री की भूमिका लाई गई। मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं थी। हो गया? अब समझना कैसे? देखो, पहले योजना किसने बना दी? योजना आयोग ने। अब ये लोग क्या करते हैं? डिपार्टमेंट से पूछते हैं कि भैया आपको क्या चाहिए प्लान। पहले केंद्र सरकार डिसाइड कर देती थी, सड़कों के लिए इतना, इसके लिए इतना, कृषि के लिए इतना, विभाग से। अब डिपार्टमेंट से पूछती है कि आपकी जरूरत क्या है, आप रिपोर्ट मंगाओ। आपकी जरूरत क्या है, आप रिपोर्ट मंगाओ। अब बुंदेलखंड में जरूरत है पानी की, तो पानी की व्यवस्था वाली योजनाएं वहां लागू की जाए। जहां जिसकी जरूरत, उस हिसाब की योजनाएं वहां पर लागू की जाए, जिससे विकास आगे बढ़ सके।
लेकिन पहले क्या था, केवल ऊपर बैठकर योजनाएं बना दी, उसके बाद योजनाएं भाड़ में जाएं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अब इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? एक तो रैंकिंग प्रदान की गई, प्रतिस्पर्धा में लाए, जिले को लाए, स्वच्छता के लिए रैंकिंग दें, कई तरह के इंडेक्स निकाले इनके द्वारा, और कई तरह के इंडेक्स निकाले, एक नया पद आ गया, सीईओ। ये सीईओ करेगा क्या? देखना कितना खतरनाक आदमी है, सचिव स्तर का है, ठीक है। इसको एक पावर दी गई है, योजना की तात्कालिक स्थिति जानने का। आज मेरा मन है उड़ीसा के डीएम से बात करूंगा, मैं सीईओ, फोन लगाओ। उड़ीसा का डीएम हमको तात्कालिक रिपोर्ट देगा कि योजना की स्थिति क्या चल रही है, और अगर नहीं देता है तो 24 घंटे के अंदर दिल्ली आ जाओ। और साहब अगर छुट्टी पे हैं तो एक संबंधित अधिकारी नियुक्त करके जाएंगे योजना के संदर्भ में। तो डीएम साहब सतर्क, डीएम साहब सतर्क। अब डीएम साहब सतर्क तो अधिकारी आएगा, और जब अधिकारी आएगा इसमें जब मीटिंग होगी कि ये फाइल नहीं दे पाए अपनी विकास की, अपने क्षेत्र में कि क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री साहब सुन लो, ये बैठे हैं आपके यहाँ के अधिकारी, मैंने फंडिंग भिजवाई है, योजना का ये नहीं बता पाए कि कितने पिलर बन चुके हैं पुल में, कितनी सड़क बन चुकी है, क्या विकास करेंगे? इनको हटाओ, क्योंकि कौन शामिल है? पहले तो एनडीसी में थे, कह देते थे हमको क्या पता, साइन करके निकल गए। अब तो मुख्यमंत्री है ना। एनडीसी लाया ही गया था उस समय दिमाग खेलकर, राष्ट्रीय विकास परिषद कि साउथ के मुख्यमंत्री ये चाह रहे थे कि केंद्र सरकार हमारे राज्य के लिए कितना पैसा दे रही है, और पैसा की फंडिंग दे दी किसने? योजना आयोग। अब पैसे की फंडिंग योजना आयोग ने, तो वहां के डिपार्टमेंट के पास जब पहुंचा तो कृषि विभाग के सचिव, कितना पैसा आया? बोले 1000 करोड़। बोले यार 250 करोड़ पार्टी फंड में डलवा देना। योजनाओं को ज्यादा समय तक लेट इसलिए किया जाता था कि जिससे उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाए और फंड इनसे और ऐंठा जाए केंद्र से। योजना 10-10 साल तक लागू चलती थी, बन रहा है पुल तो बन रहा है, सड़क बन रही है तो बन रही है, राजकाज चलता था। अब क्या हो गया? सीईओ घुमाएगा बैठकर फोन। डीएम साहब कितना पुल बना? मैडम पैसा मत देना इनको। अब मैडम से कौन? दूसरा लिखिएगा, घोष समिति, घोष